हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हम डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस। अब उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बनिक रसायन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण नेम्ड रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम लोग कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स मीन्स अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बनिक रसायन में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो में मोस्टली ऑक्सीकरण, अपचयन, डिहाइड्रेशन। तो विभिन्न डिहाइड्रेशन, ऑक्सीकरण या अपचयन में विभिन्न प्रकार के जो अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सा अभिकर्मक कहाँ पर प्रयोग होगा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्मक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये अभिकर्मक आप लोगों को याद नहीं है तो ऑक्सीकरण और अपचयन करने में जो है दिक्कतें होंगी आप लोगों को। तो ये वीडियो जो है ध्यानपूर्वक समझें सभी लोग। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड कार्बनिक रसायन में दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, और दूसरा होता है नाइट्रीकारक के रूप में। ठीक है, पहला है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रिक अम्ल कार्बनिक रसायन में इसका यूज दो प्रकार के होगा, ऑक्सीकरण के रूप में, दूसरा नाइट्रीकरण के रूप में। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो देखिए जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो HNO3 डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, मतलब चाहे मीडियम डाइल्यूट हो चाहे मीडियम कंसंट्रेट हो, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट दोनों माध्यमों में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड इन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट बोथ मीडियम्स में जो है नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसे रिएक्शंस होती हैं ये समझेंगे। देखिए नाइट्रिक एसिड इन डाइल्यूट मीडियम अगर है, यहाँ पर ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मीन्स तन माध्यम है, तो डाइल्यूट मीडियम में ये देता है वाटर H2NO, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर हैं कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2 1 3, 2 ऑक्सीजन ये 1 ऑक्सीजन 3, यहाँ पर है कितने 6, कितने बचे 3, तो 3 क्या हो गए, ये नेसेंट ऑक्सीजन। इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे, ये 3 नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। इसी प्रकार से इन कंसंट्रेट मीडियम में ले जाएंगे, तो कंसंट्रेट मीडियम में
H2O, ये नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, NO2। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 दूनी 4 1 5, तो नेसेंट ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल होगा, ओनली 1 मॉलिक्यूल देता है। तो ये कंसनट्रेट मीडियम है, कंसनट्रेट मीन्स सांद्र, डाइल्यूट मीन्स तन। तो नाइट्रिक एसिड इन कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट दोनों मीडियम्स में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसको हम इस प्रकार से उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल है और हम यहाँ पर HNO3 ले लेते हैं, मान लिया कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं। तो ये कंसनट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करने पर ये पहले एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन चूँकि एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको ये कन्वर्ट कर देगा सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में, या ऐसे लिख लो CH3CHO, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे 2 स्टेप में लिख सकते हैं। दोबारा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा ये CH3COOH। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाएगा, मतलब रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें एथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। सेकंड है नाइट्रिक कारक, नाइट्रिक कारक के रूप में, नाइट्रिक कारक होगा नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रिक कारक के रूप में किस प्रकार से ये एक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid मीन्स सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये एक OH ग्रुप देता है और एक NO2 ग्रुप में ब्रेक हो जाता है, OH एंड NO2 ग्रुप में ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जब इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड ब्रेक बिटवीन OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप, देन ये NO2 ग्रुप क्या करता है, ये NO2 ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन, टॉल्यूइन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, इन सब के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, इनके हाइड्रोजन एटम को नाइट्रो ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जब रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। तो चूँकि यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रीकरण बोलते हैं। और यहाँ पर नाइट्रीकरण नाइट्रिक एसिड द्वारा हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक कारक के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट या सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 ब्रेक हो जाएगा OH और NO2 के रूप में। और ये NO2 क्या करता है, सिंगल बॉन्ड NO2 समूह, सिंगल बॉन्ड NO2 समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन व एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु NO2 समूह द्वारा रिप्लेस मीन्स विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन में।
कि क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में NO2 और OH में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें NO2 क्या करेगा, एल्केन, हाइयर एल्केन और हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लिया ये एक N ब्यूटेन है, CH3 CH2 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 1 2 3 4, ये N ब्यूटेन है। अब इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से कंसनट्रेटेड HNO3 से कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें याद रखना है कि अगर नाइट्रिफिकेशन होगा H2SO4 प्रेजेंस में तो ये OH और NO2 में ब्रेक होगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर ये NO2 चूँकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन OH के साथ वाटर के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब H निकल गया OH के साथ वाटर फॉर्म में, तो H एटम, एक हाइड्रोजन एटम कम होगा तो उसके यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 NO2। तो ये नाइट्रो ब्यूटेन बन गया, नाइट्रो ब्यूटेन, ये ब्यूटेन था। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रीकरण हो गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं दूसरी रिएक्शन, यहीं पर देख लेते हैं। हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन है। तो बेंजीन जो होती है, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं, इस प्रकार से बना के दिखाते हैं। ये हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब हम इसकी नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, कंसनट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हीट कर देते हैं लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो उन्होंने बताया कि नाइट्रिक एसिड ब्रेक होगा हमारा OH और NO2 में, ये तुम्हें याद रखना है। नाइट्रिक जहाँ भी होगा OH NO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो NO2 चूँकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फर्स्ट कार्बन के, तो हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ में वाटर के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर H निकल गया तो उसके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये NO2 जुड़ जाएगा। और जैसे NO2 जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये नाइट्रो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा, ये यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन बन गया प्लस H2O। तो ये जो है जितने भी हमें 12th में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं तो उसमें एक कॉमन रिएक्शन है कि जितने भी एरोमेटिक हैं, हम चाहे क्लोरोबेंजीन पढ़ें, चाहे फिनॉल पढ़ें, चाहे हम जो है बेंजल्डिहाइड पढ़ें, चाहे हम बेंजोइक एसिड पढ़ें, तो सभी में एक, चाहे हम एनिलीन पढ़ें, सभी जितने भी कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिनके नाम लिए अभी, इन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स की नाइट्रीकरण जरूर कराया जाएगा। और नाइट्रीकरण HNO3 और H2SO4 से ही होगा बस। और तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड बनने पर क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, OH के साथ वाटर फॉर्म में चला जाएगा, वो NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लिया हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, और इसकी हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा दें तो ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पर ये NO2 जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप जुड़ा है, मेटा ग्रुप जुड़ा है। तो देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की जो पोजीशन होती है वो 3 प्रकार से होती है, एक आर्थो, मेटा और पैरा। तो NO2 ग्रुप जो होता है वो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये हम लोग 11th पढ़ के आए हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण जब हो रहा है तो कोई भी जो अटैकिंग ग्रुप होगा, इस NO2 समूह जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो पर अटैक करेगा या मेटा पर या पैरा पर। तो जैसे NO2 जो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए NO2 मेटा पर
जुड़ेगा के, COOH है तब भी मीटअप जुड़ेगा। अगर हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल होगा, क्लोरोबेंजीन होगी तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसमें आर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा के। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर देखना है कि NO2 ग्रुप जुड़ेगा और ये नाइट्रिकम होगा। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है अभिकर्मक था नाइट्रिकम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकारक के रूप में। ये प्रबल ऑक्सीकरण होता है, तेज़ी से हमें ऑक्सीकरण कराना है तो नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। दूसरा, अगर हम नाइट्रीकरण कहीं पढ़ेंगे तो नाइट्रीकरण करने के लिए हम HNO3 का यूज करते हैं, सांद्र HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4। तो स्टूडेंट कर लें, फिर अगला देखते हैं। स्टूडेंट पहला जो है अभिकर्मक पढ़ा हम लोग नाइट्रिक एसिड, जिसका उपयोग हम लोग ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक नाइट्रीकारक के रूप में करते हैं। सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हम लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, पढ़ाया था हमने, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा K2Cr2O7। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये अम्लीय माध्यम में ही यूज किया जाता है, इसलिए H2SO4 लिखेंगे साथ में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो लिखा जाता है यह अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन देता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन एसिडिक मीडियम गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन होती इसको हम लोग ध्यान समझेंगे। K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखिए पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करेगा, K2SO4 बना देगा, क्रोमियम सल्फेट से क्रिया करेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बना देगा, तो SO4 3 1 4 हो गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 4H2। तो 4H2 होने के बाद ये 4H2SO4 होगा तो 4H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाटर में यूज हो गया 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है। तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में एक्ट करता है, कार्य करता है, जिसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, और हम लिख दें यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये दो स्टेप में ऑक्सीडेशन करेगा, पहले इसको एल्डिहाइड में बदलेगा और फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। तो ये CH3 CH2 और ये CH2OH जो है, CH2OH से पहले बनाएगा CHO और CHO को फिर से ऑक्सीडाइज करा देगा, ये बना देगा COOH। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही नहीं रुकेगी, कार्बोक्सिलिक जब तक नहीं बन जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड ले लें, जैसे हमने ले लिया CH3 CHO, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, से K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो ये बन जाएगा CH3COOH। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में ये वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको नोट कर लें, फिर अगला देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक कार्बनिक रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, क्योंकि यह अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यमों में नवजात ऑक्सीजन देता है।
या अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यमों में नवजात ऑक्सीजन देता है। अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही एक ऐसा अभिकर्मक है जो तीनों माध्यमों में नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो पहले देखते हैं नंबर 1, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट साथ जाएगा, Mn भी सल्फेट के साथ जाएगा, MnSO4। तो SO4 होगा यहाँ पर, पोटेशियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2MnSO4 होगा। तो SO4 जाएंगे 2 1 3, तो बन जाएगा ये 3H2O। और नेसेंट ऑक्सीजन है 8, 8 में से 3 चले गए वाटर के साथ में, तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे हमारे पास है CH2OH, अगर हम यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, लिख देंगे एसिडिक KMnO4, तो ये बना देगा CH3CHO और इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे यहाँ पर है CH3CHO, तो इसको एसिडिक KMnO4 अगर लेंगे हम तो बन जाएगा CH3COOH। तो यहाँ पर यह अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। यहाँ पर सेकंड देखते हैं हम लोग क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में इन बेसिक मीडियम, अभी तक एसिडिक मीडियम था, तो क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होता है वो क्षार KOH से रिएक्शन जब करता है तो बना देता है K2MnO4। ये बन जाएगा K2MnO4 प्लस H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्षारीय माध्यम में भी ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए यहाँ भी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं क्षारीय माध्यम में, ये हमारे पास टॉल्यूइन है। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण मेनली जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका लिख दें हम क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4। तो ये इसका पोटेशियम साल्ट कार्बोक्सिलिक, इसको CH3 समूह को ये सीरोलोइक समूह बदल देगा, क्योंकि क्षारीय माध्यम में तो सीरोलोक के पोटेशियम साल्ट बनेगा। अब इसको हम HCl द्वारा एसिडिफाई कर देंगे तो -KCl निकल जाएगा और ये HCOOH सीरोलोइच आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब क्षारीय माध्यम लेंगे तो बनेगा तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर सीधे कार्बोक्सिलिक पोटेशियम साल्ट बनेगा। इस पोटेशियम साल्ट के HCl द्वारा एसिडिफाई कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण मुख्यतः हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे, और ये एरोमेटिक बेंजोल्डिहाइड बनाने की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सॉरी, यहाँ पर ये जो है CH3 जो समूह होता है, ठीक है, COOH में बदल जाएगा, ठीक लिखा हुआ है, ये COOH में
कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा तुम लोगों को जो है। अब देखते हैं बायर अभिकर्मक, इसी के अंतर्गत आता है, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर अभिकर्मक, बायर रीएजेंट, तो ये क्या होता है वास्तव में, इसको नोट करना। इसकी डिफिनीशन आती है विद एग्जांपल, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को बायर अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायर अभिकर्मक कहते हैं। यह असंतृप्त अनसैचुरेटेड, असंतृप्त यौगिकों की पहचान में प्रयोग होता है, के परीक्षण में प्रयोग होता, लिखा जाए असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण में प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है? देखिए, बायर रिएजेंट जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है, बैंगनी गुलाबी रंग का, और जब हम कोई असंतृप्त जैसे एल्कीन या एल्काइन के साथ इसकी जो क्रिया कराएंगे तो उसका बैंगनी गुलाबी रंग जो होता है वो उड़ जाता है। तो यदि बैंगनी गुलाबी रंग यौगिक का उड़ रहा है तो दिया गया यौगिक जो होगा वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, एक असंतृप्त यौगिक होगा। तो इस प्रकार से पूछा जाता है पेपर में, बायर अभिकर्मक क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो 1% क्षारीय केमनोफोर विलयन जो होता है, केमनोफोर विलयन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। और बायर अभिकर्मक का उपयोग असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण में किया जाता है। यह असंतृप्त यौगिकों के साथ जब बायर अभिकर्मक में क्रिया होती है तो उसका बायर अभिकर्मक का बैंगनी गुलाबी रंग उड़ जाता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, और यदि बायर अभिकर्मक से रिएक्शन होगी तो लिखा जाएगा 1% क्षारीय केमनोफोर, या सीधे लिखो बायर अभिकर्मक। तो यहाँ पर ये इसको एथिलीन ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर देगा, ये बनेगा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इस कंपाउंड को। अब जब एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा तो बायर अभिकर्मक का जो गुलाबी रंग होगा वो उड़ जाएगा। बायर अभिकर्मक के गुलाबी रंग के उड़ने से, ये गायब होने से ये हमें पता चलेगा कि जो दिया गया यौगिक जो होगा वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग असंतृप्त यौगिकों के पहचान में किया जाता है। तीसरा एप्लीकेशन नंबर 3 है उदासीन माध्यम। तीसरा होगा उदासीन माध्यम। तो उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, केमनोफोर की वाटर से रिएक्शन होगी तो ये 2 KOH देगा प्लस 2 MnO2 देगा, और नवजात ऑक्सीजन देगा। देखिए यहाँ पर 2 चौके 8, 1 9 है, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, 3 नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो उदासीन माध्यम में भी ये नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये भी इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा जैसे हमारे पास टॉलुइन है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम उदासीन केमनोफोर। तो ये भी यहाँ पर बेंजोइक एसिड सीरोडोज देता है। ठीक है, क्या देखा, बेंजोइक एसिड सीरोडोज देगा। लेकिन मुख्य रूप से हम अम्लीय माध्यम में, एलिफैटिक यौगिकों में अम्लीय माध्यम यूज करते हैं, एरोमेटिक माध्यम यौगिकों में हम क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमाइड का यूज करेंगे। बायर अभिकर्मक पेपर में आता है 1 नंबर में, 1 या 2 नंबर में, पोटेशियम और उदासीन माध्यम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर अगला अभिकर्मक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग
कार्बनिक रसायन का प्रमुख ऑक्सीकारक एजेंट टॉलिन अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है और इसका प्रमुख उपयोग ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए लैब में इसका यूज किया जाता है। मतलब कोई कंपाउंड दिया गया है और हमें ये कंफर्म करना है कि दिया गया एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये हम इस टॉलिन अभिकर्मक द्वारा कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं जब कीटोन टॉलिन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकारक नहीं होते हैं। तो ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है क्योंकि ये एक स्टेप में नवजात ऑक्सीजन नहीं देता है, लगभग 2 या 3 स्टेप में नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो लिखा जाता है यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। अब ये बनते कैसा है, तो लिखेंगे यह सिल्वर नाइट्रेट विलयन में NaOH की कुछ बूंद मिलाने पर प्राप्त भूरे या स्लेटी रंग के अवक्षेप को NH4OH में विलय करने पर टॉलिन अभिकर्मक प्राप्त होता है। टॉलिन अभिकर्मक प्राप्त होता है तथा यह Ag2O का, मतलब ये क्या होता है टॉलिन अभिकर्मक, Ag2O का NH4OH में विलयन होता है। किसमें विलयन होता है, NH4OH में। तो देखिए किस प्रकार से टॉलिन अभिकर्मक बनता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है जब AgNO3, तो इसमें कुछ बूंद जब NaOH की डाली जाएंगी तो NaNO3 अलग हो जाएगा साल्ट बन के, और ये बनेगा AgOH। AgOH जो होता है उसको थोड़ा सा गर्म करने पर यह ब्रेक हो जाता है Ag2O प्लस H2O में। ये Ag2O ही जो है Ag2O, ये Ag2O का ही NH4OH में है। Ag2O प्लस NH4OH का विलयन टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। और जहाँ भी हमें रिएक्शन करानी होगी वहाँ पर ना AgNO3 लिखेंगे, ना NaOH लिखेंगे, ना AgOH लिखेंगे, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे Ag2O, क्योंकि Ag2O हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, NH4OH उसको माध्यम देता है, मीडियम देता है। तो रिएक्शन जो होती है मेनली वो Ag2O के साथ में होती है। जैसे हम HCHO लिखें तो HCHO की टॉलिन अभिकर्मक से रिएक्शन करा दें Ag2O के साथ में, तो ये क्या बनेगा, CHO कन्वर्ट होता है पता है COOH में, R की जगह H, R की जगह फॉर्मिक एसिड बनेगा, और या मेथनोइक एसिड यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन Ag2O ने दिया तो ये क्या बन जाएगा 2Ag, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2Ag बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर HCOOH है और Ag2O ले लें तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो बनाता है CO2 बनाता है प्लस H2O बनाएगा और 2Ag बनाएगा। इसी प्रकार से सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बनाने में इसका यूज होता है। ग्लूकोज है हमारे पास CHOH का होल 4 CH2OH। यदि हम टॉलिन अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे Ag2O, ठीक है, तो यहाँ पर CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा COOH में, तो ये बन जाएगा COOH, और ये एज इट इज रहेंगे CH, क्योंकि ये CHOH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वन स्टेप में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं निकलती है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ
ये एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है, और प्लस 2Ag। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट अपकर्मक है, ध्यानपूर्वक समझ लें कि टॉइन अपकर्मक का यूज हम कहीं भी करेंगे वो तो हम Ag2O यूज करेंगे, ना कि हम AgNO3 AgOH का प्रयोग करेंगे। Ag2O लिखेंगे और Ag2O से नेशनल टॉक्सिन निकलने के बाद ये 2Ag के रूप में हमें 2Ag का ब्लैक PPT प्राप्त होता है। 2Ag का क्या प्राप्त होता है? ब्लैक PPT। यहाँ भी बनेगा ये ब्लैक PPT। ब्लैक PPT मतलब होता है काला छेद देता है, हर जगह पर ब्लैक PPT, यहाँ भी ब्लैक PPT, यहाँ भी ब्लैक PPT देगा। तो टॉइन अपकर्मक एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, और ये जो होता है इसका उपयोग तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो एल्डिहाइड टॉइन अपकर्मक से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, और जो फर्स्ट कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी रिएक्शन करता है, लेकिन जो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वीक ऑक्सीड या दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होगा, अन्य ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसको नोट कर लें। ये डेफिनेशन कभी कोई पेपर नंबर पूछ दी थी, इसलिए इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला ऑक्सीकारक एजेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अगला ऑक्सीकारक एजेंट ऑक्सीकारक पढ़ेंगे, फेलिंग विलेन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, और ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। जिस प्रकार से टॉइन अपकर्मक दुर्बल ऑक्सीकारक है, उसी प्रकार से फेलिंग विलेन भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। और ये जो होता है दो यौगिकों का मिश्रण होता है। तो पहले लिख लेते हैं, या एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ये दो यौगिकों का मिश्रण होता है। फेलिंग विलेन ए जिसमें होता है फेलिंग विलेन ए में होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। और दूसरा होता है फेलिंग विलेन बी, फेलिंग विलेन बी। ये जो है एक रोचले लवण होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचले लवण का NaOH में विलयन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचले लवण का NaOH विलयन, दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, दोनों का मिश्रण। दोनों का जो मिश्रण होता है एक क्यूप्रिक संकर बनाता है। क्या बनाता है? क्यूप्रिक संकर, मतलब एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकर बनाएगा। और ये क्यूप्रिक संकर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है। क्या देता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है। तो फेलिंग विलेन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन, फेलिंग विलेन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचले लवण का NaOH विलयन, दोनों को आपस में हम बराबर मात्रा में मिलाएंगे, समान अनुपात में मिश्रण, समान अनुपात में मिश्रण जो होता है ये क्यूप्रिक संकर बनाता है। क्यूप्रिक संकर से हमें क्या बनता है? CO क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ही फेलिंग विलेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी हमें फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन करानी होगी वहाँ पर ना तो हम कॉपर सल्फेट लिखेंगे ना ही सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखेंगे, वहाँ पर CO के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, जैसे मैंने लिखा SCHO फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल है, और अगर हमने रिएक्शन करानी है फेलिंग विलेन के साथ तो हम लिखेंगे 2CuO, क्योंकि एक नेक्सन टॉक्सिन निकल जाएगा तो SCHO से HCOOH बन जाएगा और ये Cu2 देगा। अगर HCOOH है तो ये बनेगा
CO2 प्लस H2O प्लस Cu2O, ये जो होते हैं रेड पीपीटी, लाल अक्षर देता है, ये रेड पीपीटी देगा यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर ग्लूकोज है तो CHOH का होल 4 CH2OH। यहाँ भी अगर हम Cu के साथ रिएक्शन कराएंगे, मीन्स फेलिंग वेरिएंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये COOH CHO कन्वर्ट कर देगा COOH में, और ये CHOH का होल 4 CH2OH प्लस Cu2। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, ये रेड पीपीटी देता है। लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कार्बोक्सिलिक का जो प्रथम यौगिक है, ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड तो लगभग सभी एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन करके हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। लेकिन जो कीटोन होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है और कीटोन के लिए हमें स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होगी, इसलिए कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजोएल्डिहाइड, वो भी फेलिंग विलेन के साथ फेलिंग विलेन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंस करना है तो फेलिंग विलेन का यूज कर सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करना है तो फेलिंग विलेन का यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज का टेस्ट करना है तो फेलिंग विलेन का यूज कर सकते हैं, मतलब ग्लूकोज है और सुक्रोज है, दोनों में डिफरेंस करना है। तो ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज एल्डिहाइड के फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन करके रेड पीपीटी बना देंगे। अगर हमें रेड पीपीटी बन जाता है तो दिया गया यौगिक जो होगा वो ग्लूकोज होगा, और नहीं बनता है तो ग्लूकोज के अलावा दूसरा यौगिक जैसे सुक्रोज वगैरह हो सकता है। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा, स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्सीडाइजिंग फेलिंग सॉल्यूशन, इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट ऑक्सीड कारक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखिए पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये भी एक कह सकते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लिखेंगे ये होता क्या है, यह क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, मुख्य रूप से CrO3 ही रिएक्शन करता है। CrO3 का पायरिडीन व HCl में एक संकुल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है, तो जिसे हम PCC के नाम से आते हैं। PCC इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो होता है इसका पिरिडीन में विलयन होता है, इसलिए पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्योंकि ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है पिरिडीन और HCl से जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यौगिक जो बनेगा, संकुल यौगिक जो बनेगा वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनेगा। ये संकुल यौगिक जो होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे जो होते हैं इसे एक दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह संकुल नवजात ऑक्सीजन देता है, अतः इसका प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। और मुख्य रूप से PCC जो है, PCC का प्रयोग अल्कोहल से एल्डिहाइड की उच्च मात्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि पीछे जो ऑक्सीकारक एजेंट पड़ा है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलते हैं, लेकिन एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करता है, सिर्फ रिएक्शन रोक देता है एल्डिहाइड तक ही, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पर हमें अधिक मात्रा में एल्डिहाइड प्राप्त करना है अल्कोहल से, वहाँ पर हम PCC का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 और CHO 1 2 3 ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल की अगर हम PCC से रिएक्शन करा देंगे तो ब्यूटेनॉल होना चाहिए यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर योग
ये प्रयोग हो रहा। ये हमारे पास एक कीटोन है, द्वितीयक अल्कोहल है। पीसीसी यूज कर सकते हैं या CrO3 यूज कर सकते हैं यहाँ पर है। तो ये कीटोन दे देता है इस प्रकार से, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट डिस्कस किए प्रमुख ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, कुछ प्रबल ऑक्सीकारक पढ़े, कुछ दुर्बल ऑक्सीकारक पढ़े। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपचायक। अपचायक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे निर्जलीय कारक एजेंट, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बेहतर तरीके से समझना है तो ये हमें सभी प्रकार के अभिकर्मक पता होना चाहिए, कौन सा अभिकर्मक कहाँ पर यूज होना चाहिए, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम कार्बनिक रसायन में प्रमुख ऑक्सीकारक के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम कार्बनिक रसायन में प्रमुख कुछ अपचायक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे थे, अब रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। तो अपचायक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक होंगे जो कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़ेंगे या ऑक्सीजन कम करेंगे। हाइड्रोजन जोड़ने का कार्य करेंगे या ऑक्सीजन को कम करने का कार्य करेंगे। देखिए, जिसमें फर्स्ट हो गया हमारे पास सोडियम प्लस अल्कोहल एथेनॉल का मिश्रण। तो यहाँ पर जैसे ही C2H5 की सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी, जैसे ही C2H5OH की Na से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास C2H5O Na और ये नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगी। ठीक है, जो कि अपचायक कार्य करेगी। जैसे हमारे पास ये यौगिक है CH3C11O प्रोपेनोन 2, और इसका हमें अपचयन कराना है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, एरो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सीधे C2H5OH प्लस Na। तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। इसका जो अपचयन होगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब कार्बन वैलेंसी पूरी करने के लिए एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ये प्रोपेनोन 2 है, ये प्रोपेनोन 2 है, और ये प्रोपेनॉल 2 हो गया। ठीक है, तो पहला अपचायक हो गया। दूसरा अपचायक जैसे हमारे पास है जेटन Hg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है CH3CHO, और इसका हम रिडक्शन करा दें ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl द्वारा। तो ये अपचयन जब कराया होगा तो देखिए, ये ऑक्सीजन जो होगा वाटर के फॉर्म में चला जाता है H2O। अब एक ऑक्सीजन निकलेगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा CH3। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने प्रयोग हो गए, 2 कार्बन जुड़ गए, 2 वाटर से जुड़े, तो 4 हाइड्रोजन ये यूज हो रहे हैं। इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या एरो पर सीधे एरो नीचे लिख सकते हैं। ऐसे कीटोन है CH3C11O CH3, इसका भी ऐसे ही अपचयन होगा जैसे यहाँ पर कराया गया। इसी प्रकार से यहाँ भी अपचयन कराएंगे जब हम ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl द्वारा, तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3। एक ऑक्सीजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो हो जाएगा CH2CH3 प्रोपेन। ये प्रोपेन बन गया, ये प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोन 2 1। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा अपचायक, ये पहला अपचायक था। ठीक है, तीसरी प्रकार से तीसरा देखते हैं Sn प्लस HCl, या इसी प्रकार से Fe प्लस HCl भी होता है।
तो Sn प्लस Cl कैसे रिएक्शन करता है, Sn प्लस 4HCl, तो ये SnCl2 देता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही Fe की रिएक्शन जो होती है 2HCl से, तो FeCl2 बनता है और ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो इस प्रकार से दोनों नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, नवजात हाइड्रोजन देते हैं, जो विभिन्न यौगिकों का आप चयन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास C2H5NO2 है, C2H5NO2 है, और इसका हम चयन करा दें Sn प्लस HCl द्वारा, तो ऑक्सीजन जो होंगे वो निकल जाएंगे वाटर फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन डेंसिटी चूँकि 3 होती है तो ये NH2 बन जाएगा, तो ये अमीन बन जाएगा। ये नाइट्रोएथेन था, ये एथेनामीन हो गया, एथेनामीन हो गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम C2H5NO2 का आप चयन Fe प्लस HCl द्वारा कराएंगे, तो सेम कंपाउंड C2H5NH2 प्लस ट्वाइस H2, तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन एटम यूज होंगे और यहाँ भी 6 हाइड्रोजन एटम यूज होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, अपचाय का कार्य कर रहा है। Sn प्लस Cl क्या कर रहा है, अपचाय का कार्य कर रहा है। और सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे यूनिवर्सल हमारे पास जो अपचायक है वो है LiAlH4, ठीक है, एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है LiAlH4। ये याद रखें, अगर कहीं पर अपचयन कराना है तो सबसे प्रमुख अपचायक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे प्रमुख हमारे पास अपचायक है। इसके अलावा और भी हैं, रेड पी प्लस HI, ये भी अपचायक कार्य करते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं तब ये अपचायक कार्य करते हैं। और Na प्लस H2, ये जो होता है मुख्यतः तुम्हारे एल्कीनो एल्काइन का चयन करता है। एल्कीनो एल्काइन, जैसे यहाँ पर हम CH2 रोलमान CH2 ले लें और हाइड्रोजन गैस पास कर दें निकल की प्रेजेंस में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये चयन करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, रेड पी प्लस HI की बात करें तो ये अल्कोहल का चयन करता है। जैसे हमारे पास CH3 CH2OH है, तो यहाँ हम रेड पी प्लस HI ले लेंगे तो ये अपचयन कर देगा, तो OH को वाटर फॉर्म में निकाल देगा और ये बना देगा CH3। ठीक है, लेकिन ये जो अपचायक है हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे प्रमुख अपचायक है। इसके कुछ रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास है एल्डिहाइड CH3CHO, LiAlH4 सबसे प्रमुख अपचायक है, इसका अपचयन करा दें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा, तो CHO समूह बदल जाता है CH2OH में। ये कुछ हमने पीछे रिएक्शंस पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उसमें बताया था। CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में, R की जगह CH3, R की जगह पर CH3। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये अपचयन कर देगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास CH3COOH है और इसका भी अपचयन करा दें हम LiAlH4 द्वारा, तो ये COOH को बदल देगा CH2OH में, R जगह CH3, R की जगह CH3, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस H2 बना देगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ प्रमुख अपचायक पढ़े, जहाँ पर इनको नोट कर सकते हैं एक साथ। प्रमुख अपचायक कौन कौन से हम लोगों ने डिस्कस किए। इम्पोर्टेंट पहला हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट की ऑर्डर में लिखेंगे तो LiAlH4 होता है, फिर NaBH4, ठीक है, इसके बाद C2H5OH प्लस Na, ठीक है, फिर हो गया ZnHg प्लस HCl, ये प्रमुख प्रयोग होने वाले हैं। इसके अलावा Sn प्लस HCl एंड Fe प्लस HCl और Ni प्लस H2। ठीक है, तो ये प्रमुख अपचायक हम लोगों ने डिस्कस किए
और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस में यूज होंगे। तो अब चाय कैसे कार्य करता है हमने बताया कि अब चाय क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बनिक यौगिकों से ऑक्सीजन को रिप्लेस करने निकालने का प्रयास करता है। या तो ऑक्सीजन परमाणु को निकाल देगा या हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देगा, दो काम करेगा। ऑक्सीजन नहीं निकाल रहा है तो हाइड्रोजन जोड़ देगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। यदि हाइड्रोजन बढ़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये अब चाय का कार्य करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को नोट कर लें, फिर इसके बाद हम निर्जलीय कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अब चाय के बारे में पढ़ रहे थे, अब कुछ प्रमुख निर्जलीय कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। तो देखिए कार्बनिक रसायन में यह मुख्यतः निर्जलीय कारक व सल्फोनी कारक के रूप में प्रयोग होता है। सल्फोनी कारक के रूप में प्रयोग होता है। तो देखते हैं पहले निर्जलीय कारक के रूप में। निर्जलीय कारक के रूप में तो देखिए H2SO4 कंसंट्रेटेड मीडियम में जब है, शांत H2SO4 विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से जल के अणु को निष्कासित कर देता है, इसलिए उनको निर्जल कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो डिफरेंट कार्बनिक यौगिकों से वाटर के मॉलिक्यूल जब निकाल देगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, निर्जल हो जाएंगे, इसलिए इसका उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। यह सांद्र लिखा जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से जल के अणु को निकाल देता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है C12 H22O11, ये हमारे पास सुक्रोस है। और हम सुक्रोस का निर्जलीकरण कर दें, मतलब उसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, तो जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया जाता है ये 11H2O को अलग कर देता है, और जैसे 11H2O अलग होंगे ये 12C मीन्स कोयला बना देगा, 12C कर देगा, कार्बन बदल देगा। फॉर्मिक एसिड है HCOOH। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर हल्का सा हीट कर दें तो ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, OH, ये H2 बना देगा और बना देता कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है सॉल्यूशन में, और हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाकर थोड़ा सा हीट कर दें तो ये OH और H वाटर बना देगा। इसके अलावा OH और H वाटर बन गया, CO2 बनती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है वो एथेनॉल का डिहाइड्रेशन, CH3CH2OH। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर लगभग 443 या 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं तो ये OH और यहाँ से एक H ये वाटर के फॉर्म में चला जाएगा और ये बन जाएगा एल्कीन बना देता है। तो देखा होगा कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये
क्या कर रहा है, निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण निर्जली कारक और भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्जली कारक हैं, जैसे इसमें है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये भी H2SO4 की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है, H3PO4। इसके अलावा फास्फोरस पेंटाक्साइड P2 5, ये भी एक स्ट्रॉन्ग निर्जली कारक है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, ये भी एक निर्जली कारक का कार्य करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास सेकेंड्री अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 CHOH। तो अगर हम H2SO4 की जगह पर H3PO4 ले लें 85% H3PO4, ठीक है, और 440 केल्विन टेम्परेचर ले लें, तो ये भी वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देता है और एल्किन आ जाएगा CH3 CH11 CH2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ले लें CH3 COO CH3 CONH2 और निर्जली कारक ले लें P2O5, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा और बना देगा CH3CN, साइनाइड बना देता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो जहाँ भी निर्जली कारक होंगे, हमें याद रखना कौन कौन से निर्जली कारक होते हैं। जहाँ भी निर्जली कारक होगा वो मुख्य रूप से एक ही काम करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना। हमें यही देखना है कि अगर निर्जली कारक है, रिएक्शन में निर्जली कारक दिया गया है, तो हमें दिमाग में ये रखना है कि कहीं ना कहीं से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे यहाँ पर H2SO4 लिया तो वाटर निकला, OH OH OH। ठीक है, यहाँ भी OH एक H। तो जहाँ भी निर्जली कारक होंगे, अब जैसे हमने ले लिया ग्लूकोज, ले लिया ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH, तो ये देखिए क्या करेगा, हम यहाँ पर KHSO4 लेकर हल्का सा हीट करा दें, तो देखो क्या होगा, ये ग्लिसरीन है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, दो हाइड्रोजन हो गए और ये दो H हो गए ऐसे, तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बन के इसको रिप्लेस कर देगा। अब बचेगा यहाँ पर CHO CH और ये CH2, तो यहाँ बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हाइड्रोजन 2 और कार्बन साथ 3 बॉन्ड बनना, इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये एक्रोलिन में इसको कन्वर्ट कर देगा, एक्रोलिन में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि H2SO4 अन्य निर्जली कारक किस प्रकार से वर्किंग करते हैं। ये सभी निर्जली कारक जल के अणु से जो है, कार्बनिक अणुओं से जल के अणु को निष्कासित करने का कार्य करते हैं। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग सल्फोनिक कारक देखते हैं यहाँ पर जो है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा उपयोग पढ़ेंगे सल्फोनिक कारक के रूप में, सल्फोनिक कारक के रूप में, सल्फोनेशन के रूप में। तो देखिए कंसंट्रेटेड या सधूम सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो सल्फोनिक कारक के रूप में यूज होगा, तो इन ऐसे यौगिकों का सल्फोनीकरण करता है जिनमें OH समूह ना होकर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर देगा। तो ये इस प्रकार से ब्रेक होता है, 2 समूह देता है OH और SO3H, 2 समूह बनाएगा। सल्फोनिक कारक के रूप में ये OH और SO3H 2 समूह बना देता है। अब ये SO3H क्या करता है, ये एल्केन यौगिक जो होते हैं, एल्केन व एरोमेटिक यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर देता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्केन, हायर एल्केन या एल्केन व एरोमेटिक यौगिकों के
हाइड्रोजन परमाणु को SO3H सल्फोनिल समूह SO3H द्वारा प्रतिस्थापित करके सल्फोनिल यौगिक देता है। कौन सा यौगिक देता है? सल्फोनिल यौगिक। जैसे हमारे पास अब है इस समय ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, और हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड या मान लीजिए बेंजीन ले लेते हैं पहले, H2SO4 हीट कर देंगे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ब्रेक होगा OH और SO3H। तो SO3H जब बेंजीन रिंग से जुड़ेगा आके, तो देखिए बेंजीन रिंग को ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तो बेंजीन रिंग में इस प्रकार से हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये SO3H आके जब जुड़ेगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा SO3H द्वारा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कार्बन के साथ जो H है, कार्बन की जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर SO3H जुड़ जाएगा यहाँ पर ऐसे, और सभी हाइड्रोजन एटम उसी प्रकार से रहेंगे। और जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा वो OH के साथ चला जाएगा और ये वाटर बना देगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर सल्फोनिक कारक का कार्य करता है। अब बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, अगर यहाँ CHO ले लेंगे तो इसका भी सल्फोनीकरण करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 द्वारा। तो यहाँ पर ये मेटा, क्योंकि मेटा डायरेक्ट समूह है, तो मेटा से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मेटा सल्फोनिल बेंजल्डिहाइड बना देगा। इसी प्रकार से अगर हम क्लोरोबेंजीन लें और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें, तो देखा गया है ये समूह जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए एक बार आर्थो से जुड़ेगा SO3H और एक बार ये पैरा से। तो पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल और मेटा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सल्फोनिक कारक के रूप में कार्य कर रहा है। अब लास्ट कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि होगा पोटेशियम पेंटाक्लोराइड। पोटेशियम पेंटाक्लोराइड ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है, अभिकर्मक है, PCl5। ये क्या करता है? विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से OH समूह को, ऑक्सीजन या OH समूह को विस्थापित कर देता है और हैलोजन परमाणु जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण का कार्य करता है। क्लोरीनीकरण यह विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से सिंगल बॉन्ड OH या ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, को विस्थापित करता है। कैसे? देखिए समझते हैं। जे PCl5 ऑलवेज ब्रेक होता है PCl3 और 2 Cl एटम में, 2 Cl समूह। जो PCl3 होता है वो सभी ऑक्सीजन से अटैक करेगा, और Cl जो होता है वो हाइड्रोजन, एक Cl एक हाइड्रोजन साथ चला जाएगा और एक कार्बन यौगिक से जुड़ जाएगा। जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH और हमने इसकी PCl5 से रिएक्शन कराई, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये ब्रेक होगा PCl3 Cl, तो इसका जो ऑक्सीजन होगा वो तो PCl3 के साथ चला गया, तो बन गया POCl3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो H था वो Cl के साथ चला गया, बन गया HCl। अब देखो OH दोनों निकल गए,
पूरा OH निकल गया, OH जगह पर क्या जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर आके, तो CH3 CH2Cl, तो क्लोरीनीकरण का कार्य किया इसने, क्लोरीन एटम को यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लोरीन एटम को ऐड कर दिया। अब जैसे यहाँ पर हमारे पर एथेनोइक एसिड हो CH3COOH, और इसकी भी PCl5 से रिएक्शन कराएं, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ब्रेक होगा, PCl3 ClCl, तो ऑक्सीजन चला जाएगा PCl3 के साथ में, POCl3 बना देगा, POCl3, हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ में, HCl बना देगा। अब OH निकल गया, ये Cl आके जुड़ जाएगा आके, तो CH3COCl बना देगा आके। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और देखते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड है CH3CHO, अब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये टूटेगा PCl3ClCl, तो ऑक्सीजन चला जाएगा PCl3 के साथ में, PaCl3 बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों, क्योंकि यहाँ पर OH है नहीं, केवल ऑक्सीजन है, तो दोनों क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे, आके बन जाएगा CH3CHCl2, डाइक्लोरोएथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास कीटोन अगर हो CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, इस प्रकार से अगर हमारे पास एक कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 और इसकी भी PCl5 से रिएक्शन कराई जाए, तो यहाँ भी ऐसे ही टूटेगा PCl3ClCl, तो ऑक्सीजन तो निकल जाएगा POCl3 के रूप में। अब उसके यहाँ पर दोनों Cl आके इसी कार्बन से जुड़ जाएंगे आके, तो CH3CHS कह सकते हैं, CH3Cl का हो CCl2CHC, तो 1,2,3 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर पोटेशियम पेंटाक्लोराइड PCl5 ये दो प्रकार से वर्किंग कर रहा है, एक तो OH समूह को ग्रुप कार्बनिक यौगिकों से रिप्लेस कर देता है और क्लोरीन परमाणु को जोड़ देता है, या ऑक्सीजन एटम है जैसे एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन से ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस कर देता है, क्लोरीन एटम जोड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी महत्वपूर्ण अभिकर्मक का कार्य करता है कार्बनिक रसायन में। स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस किया वो कार्बनिक रसायन को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्मक, जिसमें तुम लोगों को याद रखना है कि अगर हमें ऑक्सीकरण कराना है तो कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, ड्यूटाइल अभिकर्मक। अगर प्रबलता से कराना है तो पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट। अगर वीक चाहिए हमें तो क्या टाइल अभिकर्मक या फिनोक्साइड यूज करेंगे। इसी प्रकार से अपचायक हमने पढ़े तो कॉमन अपचायक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके अलावा विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के अपचायक यूज करते हैं। निर्जलीय कारक पढ़े जो जल के अणु को निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिक यौगिकों में हम प्रयोग होने वाले सल्फो यौगिक एरोमेटिक अभिक्रिया में प्रमुख रूप से सल्फोनिक कारक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक करण के रूप में नाइट्रिक कारक के रूप में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये दो कॉमन अभिक्रियाएं मिलेंगी आपको एरोमेटिक यौगिक में, नाइट्रिक कारक और सल्फोनिक कारक। इसके अलावा जो है पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, ये भी महत्वपूर्ण अभिकर्मक है जो कार्बनिक रसायन में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके कार्बनिक रसायन का। थैंक यू।